हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर फ्री ऑनलाइन क्लासेज। हमारा जो चैप्टर चल रहा था 12th क्लास का, वो हम चैप्टर चला रहे थे कंसाइनमेंट अकाउंट। ठीक है। कंसाइनमेंट अकाउंट में हमने अभी तक जो जो चीजें पढ़ी, हमने जनरल एंट्रीज करना सीखा, हमने कुछ अकाउंट्स बनाए, हमने फर्स्ट क्वेश्चन किया। ठीक है। अब अपन देख रहे हैं कि आगे की जब अपन क्वेश्चंस करेंगे उसमें अलग अलग टाइप के कमीशंस की कैलकुलेशंस की जाएगी कि कंसाइनर कंसाइनी को कितने तरीके से कमीशन देता है। ठीक है, या कितने टाइप का कमीशन होता है वो। और दूसरी चीज होती है कि साल के अंत में या फिर जब हमारी बुक्स बंद की जाती है उस टाइम अगर कंसाइनी के पास में कुछ ऐसा माल पड़ा है जो अभी तक बिका नहीं, जिसे हम कहेंगे अनसोल्ड स्टॉक, उसकी कैलकुलेशन कैसे करते हैं। ठीक है। तो हमें दो चीजें यहाँ पर समझनी है आज। एक तो टाइप ऑफ कमीशन और दूसरी चीज हमारे लिए क्या हो जाएगी, अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन। ठीक है। तो चलिए हम फर्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट हमारे आज जो है टाइप ऑफ कमीशन, सेकंड अपन क्या करेंगे अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन। तो अब देखिए फर्स्ट पॉइंट में समझिएगा, कंसाइनमेंट अकाउंट के अंदर कितने तरीके का कमीशन होता है। मेनली कंसाइनमेंट अकाउंट में 3 तरीके का कमीशन होता है। मैं तीनों कमीशन को आपको वन बाय वन करके एक एक एग्जांपल से भी समझाऊंगा। ठीक है। तो कॉन्सेंट्रेट कीजिएगा। कमीशन 3 तरीके का होता है कंसाइनमेंट में। फर्स्ट जो कमीशन होता है जिसको अपन बोलते हैं नॉर्मल कमीशन। ठीक है। सामान्य सामान्य कमीशन। दूसरा हमारे पास में जो कमीशन होता है वो होता है डेल क्रेडर कमीशन। डेल क्रेडर को हम हिंदी में बोल सकते हैं परिशोध कमीशन। परिशोध कमीशन। ठीक है। और तीसरा प्रकार का जो हमारा कमीशन होता है वो होता है ओवर राइडिंग कमीशन। ओवर राइडिंग कमीशन, और हिंदी में इसे कहा जाता है अधिभावी अधिभावी कमीशन। ठीक है। तो 3 तरीके के हमारे पास में क्या होते हैं, कमीशन होते हैं। अब देखिए करके अपन बात करते हैं। सबसे फर्स्ट अपन देखते हैं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन एक्चुअल में क्या होता है, ऐसा कमीशन जो कंसाइनी की सेल्स पर दिया था बस। यानी कि कंसाइनी ने जितना भी माल बेचा उसके ऊपर एक फिक्स अपन परसेंटेज रखते हैं, कितने परसेंट से हम आपको क्या देंगे, कमीशन देंगे, उसको अपन क्या बोलते हैं, नॉर्मल कमीशन। ठीक है। जैसे अगर अपन एग्जाम्पल लें, मैं आपको फर्स्ट समझा रहा हूं नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन। ठीक है। मैंने एक एग्जाम्पल लिया, एक्स एक कंसाइनर है। एक्स ने वाई को माल भेजा। ठीक है। कितने का माल भेजा एक्स ने वाई को, 5 लाख रुपए का। एक्स ने वाई को बोला कि 5 लाख का माल पकड़ो, इस माल को क्या करो, आप सेल कर दो मार्केट के अंदर। ठीक है। क्या ये माल 5 लाख का जो है 5 लाख में बिकेगा, नहीं, इस माल में कुछ और ही इंक्रीज करेगा, यानी अपना प्रॉफिट जोड़ेगा और इसको मार्केट में सेल करेंगे। ठीक है। तो 5 लाख की कॉस्ट थी इस माल की। कितने की कॉस्ट थी, 5 लाख की। और एक्स ने वाई को इंस्ट्रक्शंस दिया कि आप इस माल को सेल कर देना कितने में, जिसको मैं बोलूंगा सेल प्राइस को इनवॉइस वैल्यू। क्या बोलेंगे अपन इसको, इनवॉइस वैल्यू। एक्स ने वाई को बोला ये माल 5 लाख का है तो इसको क्या करना, 6 लाख में बेच देना, तभी तो एक्स प्रॉफिट कमाएगा। ठीक है। एक्स ने वाई को बोला कि तू जितना भी माल बेचेगा उस माल के ऊपर मैं क्या करूंगा, तुझे कमीशन दूंगा। कितना परसेंट, 10% कमीशन। ठीक है। एक एग्जांपल ले रहा हूँ, 10%। इनकी रेट फिक्स नहीं होती है, डिपेंड करेगा कंसाइनर और कंसाइनी के एग्रीमेंट के ऊपर कि वो किस तरीके से आपस में डील करते हैं। ठीक है। तो एक्स ने वाई को बोला 5 लाख का माल है, 6 लाख में माल बेच देना, तू माल बेचेगा मैं तुझे क्या करूंगा, इसके ऊपर कमीशन दूंगा। उसने कहा ठीक है। वाई ने क्या किया, माल सेल कर दिया। वाई ने माल बेच दिया 6 लाख का, तो इसके ऊपर उसको कमीशन कितना मिलना चाहिए था, कमीशन हमने कहा 10% मिलेगा। तो अब हमें ये निकालना कि वाई का कमीशन कितना बनता है। तो देखिए डायरेक्टली अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, सॉल्यूशन वाइज कमीशन। वाई का कमीशन होगा कितना, वाई ने कितने का माल बेचा, 6 लाख का। 6 लाख का हमें क्या करना है, 10% कैलकुलेट करना है। तो 6 लाख का 10%, 60,000 जो कमीशन होगा, इट इज योर नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन मीन्स क्या हो गया, सामान्य कमीशन। तो सामान्य कमीशन क्या होता है, कंसाइनी यानी प्रेषणी जो होता है जितने का भी माल बेचेगा उसके ऊपर उसको एक फिक्स परसेंटेज से हम क्या करेंगे, कमीशन देंगे। ये होता है हमारे पास नॉर्मल कमीशन। क्लियर। तो नॉर्मल कमीशन तो बहुत इजी है, जितना वो माल बेचेगा उसके ऊपर उसको कमीशन मिल जाएगा, वही हमारा क्या हो जाएगा, नॉर्मल कमीशन। तो यहां तक आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड अब आते हैं अपन डेल क्रेडर कमीशन पे। अब देखिए डेल क्रेडर को आप अच्छे से समझिएगा। सेकंड हमारा जो कमीशन है वो है डेल क्रेडर कमीशन। ठीक है। जिसे हिंदी में क्या बोलेंगे अपन, परिशोध कमीशन। इसके अंदर समझना, एक्स वाई को माल भेजता है। ठीक है। एक्स ने वाई को माल भेजा। ठीक है। सेम एग्जांपल में ले लेता हूं,
एक्स ने वाई को कितने की कॉस्ट का माल भेजा, 5 लाख का। वाई को बोला तो इस माल को कितने में बेच देना, 6 लाख रुपए में। कितने बेच देना, 6 लाख रुपए में। ठीक है, अब एक चीज क्लियर करना, क्या वाई इस माल को नगद में यानी कैश में भी बेच सकता है, और क्या वाई इस माल को उधार में भी बेच सकता है? जी हाँ, वाई जो है वो इस माल को नगद में भी बेच सकता है और उधार में भी बेच सकता है। अब बात आती है कि सर अगर उसने वाई ने उधार में माल बेचा और अगर पैसा डूब गया तो क्या होगा? क्रेडिट सेल्स ने कर दी, उधार में बेच दिया, अगले ने पैसे नहीं दिए तो क्या होगा? क्या ये एक तरीके का लॉस है? यस, इस लॉस को हम क्या बोलते हैं? बैड डेब्ट्स। जब भी आप उधार में माल बेचते हैं और उसका पैसा जब डूब जाता है तो क्या हो जाता है? बैड डेब्ट्स हो जाता है। ठीक है, चलिए, तो वाई जो है वो कैश में भी माल बेच सकता है और उधार में भी माल बेच सकता है। ठीक है, ये हमारी कॉस्ट प्राइस हो जाती है और ये हमारी इनवॉइस प्राइस हो जाती है। ठीक है, अब बात आती है कि सर ये जो लॉस है ये किसका है? हमने अभी तक क्या पढ़ा था कि कंसाइनमेंट के अंदर जितने भी एक्सपेंस, जितने भी लॉस, सारे के सारे किसके होते हैं? कंसाइनर के होते हैं, यानी जो बिजनेस का मालिक होता है, जिसका माल होता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर उसने उधार में माल बेच दिया, वाई के पास हम गए, हमने कहा भाई तूने उधार में माल बेचा? उसने कहा हाँ साहब। मैंने कहा पैसे नहीं है? उसने बोला साहब वो तो देने से मना कर रहा, यानी हमारा पैसा डूब गया। तो क्या एक्स वाई को बोलेगा नहीं मुझे तो मतलब नहीं है, मुझे तो तू पैसे ला के दे? ऐसा वो नहीं बोल सकता। क्यों नहीं बोल सकता? क्योंकि इनके बीच में डील हुई थी कि आप माल को कैश में बेच सकते हो और उधार में बेच सकते हो। ठीक है, तो अब बात आती है कि अगर पैसा डूब जाए तो क्या वाई उस पैसे को रिकवर करेगा? तो वाई जितना हो सके अपने एफर्ट्स लगाएगा, पैसे को रिकवर करने का ट्राई करेगा, लेकिन फिर भी अगर पैसा नहीं रिकवर हो पाता है तो इसको अपन बोलते हैं बैड डेब्ट्स। ठीक है, अब समझना, मैंने कहा ये जो 6 लाख का माल था इसमें से 4 लाख का तो 4 लाख रुपए का तो जो माल था वो कैश में बिक गया। ठीक है, किसने बेचा? वाई ने। और कुछ माल उसने क्या किया? उधार में बेच दिया, यानी क्रेडिट में। कितने का माल बेच दिया? 2 लाख का। टोटल उसने माल कितने का सेल कर दिया? 6 लाख का। ठीक है, इस 2 लाख में से 30,000 रुपए जो है वो डूबत हो गए। डूबत मीन्स बेड डेप्स हो गया, बेड डेप्स। तो एक चीज तो क्लियर है, बेड डेप्स लॉस है। लेकिन अब बात आती है कि बेड डेप्स तो लॉस हो गया, अब एक्स का तो पैसा डूब गया एक तरीके से। एक्स वाई को क्या बोलेगा? यार मेरा तो पैसा डूब गया। ठीक है, तो एक्स वाई को क्या बोलता है? एक्स वाई को कहता है देख तुझे नॉर्मल कमीशन दूंगा मैं। पिछले एग्जाम्पल की बात करें अगर, तो हमने उसको बोला कि तेरे को कितना कमीशन मिलेगा? 10%। ये उसका कमीशन हमने बांट दिया। तो एक्स वाई को कहता है कि तू जितना भी माल बेचेगा उसके ऊपर तुझे 10% कमीशन तो मिलेगा ही मिलेगा, प्लस उधार में अगर तू कोई माल बेचता है, किसमें? उधार में। ध्यान दीजिएगा, तो हमने कहा उधार में जो भी माल बेचेगा, कितना बेचा इसने उधार में? 2 लाख का, उस पर तुझे और कमीशन देंगे। हमने कहा भाई बढ़िया है, वाई को तो मजा आ गया। हमने क्या बोला? टोटल सेल कितनी करेगा उसके ऊपर तो तुझे 10% मिलेगा ही मिलेगा, प्लस जो उधार में तू माल बेचेगा उसके ऊपर भी हम तुझे क्या करेंगे? कमीशन देंगे। लेकिन जो बेड डेप्स हो जाएगा, अगर बेड डेप्स यानी कि अगर कुछ लॉस हो गया तो वो लॉस की जिम्मेदारी किसकी होगी? वाई की होगी। यानी अब अगर लॉस हो गया तो एक्स क्या बोलेगा? मुझे पता नहीं है लॉस हुआ या नहीं हुआ, मुझे तो मेरा पूरा पैसा चाहिए, क्योंकि तुझे मैं क्या कर रहा हूं? एडिशनल कमीशन दे रहा हूं। तो देखिए यहां पर दो तरीके का कमीशन आया। पहला कमीशन नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन हमेशा याद रखिएगा ये टोटल सेल्स पर दिया जाता है। टोटल सेल्स, या आप इसको मान लीजिए इनवॉइस प्राइस। जो इनवॉइस प्राइस होती है उसके ऊपर मिलता है। ठीक है, और डेल क्रेडर कमीशन किस पे मिलता है? डेल क्रेडर कमीशन क्रेडिट सेल्स पर मिलता है, और इस कंडीशन के साथ मिलता है कि अगर पैसा डूब गया फ्यूचर में तो उस पैसे की जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, यानी कि वाई की होगी। एक्स इसकी कोई जिम्मेदारी अपने पास नहीं लेगा, यानी कि क्या अब ये 30,000 का जो लॉस है एक्स के लिए लॉस होगा? नहीं। ठीक है, वाई क्या करेगा? वाई कहेगा साहब लॉस तो मुझे ही वहन करना पड़ेगा। क्यों? क्योंकि उसको एडिशनल कमीशन भी देने हैं। ठीक है, तो देखिए हमने उसको वाई को जो कमीशन दिया, दो तरीके का कमीशन दिया। वाई को जो कमीशन मिल रहा है, वाई को कमीशन जो मिल रहा है, एक तो मिल रहा है नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन 10%, और उसको दूसरा कमीशन मिल रहा है डेल क्रेडर कमीशन। वो कितना मिल रहा है? मैंने कह दिया 5%। ठीक है, तो उसको दो तरीके के कमीशन मिल गए। अब हमें एक क्वेश्चन ये कह रहा है कि आपको कमीशन कैलकुलेट करना है। ठीक है, देखिए इसकी जनरल एंट्रीज भी होती है, जनरल एंट्रीज में आपको भी समझाऊंगा। पहले अपन कमीशन की बात कर लेते हैं, उसके बाद अपन जनरल एंट्रीज पे भी आएंगे। तो चलिए, टोटल कमीशन कितना होगा वाई का, तो अब अपन इसको सोल्व करते हैं। तो ध्यान दीजिएगा टोटल कमीशन कैसे होगा। पहले तो अपने को निकालना नॉर्मल कमीशन। क्या निकालना है? नॉर्मल कमीशन। सामान्य कमीशन जो होगा वो तो टोटल सेल्स पर होता है, हमेशा याद रखना। टोटल उसने मिला के 6 लाख पे माल बेचा, 6 लाख रुपीज। 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। ठीक है, एक तो ये इसको कमीशन मिलेगा। दूसरा कमीशन
डेल क्रेडिटर कमीशन। डेल क्रेडिटर कमीशन हमेशा किस पे मिलता है? ऑन क्रेडिट सेल्स। ध्यान दीजिएगा, जब तक क्वेश्चन कुछ नहीं कहे तब तक अपन क्रेडिट सेल्स पे मानेंगे, लेकिन अगर क्वेश्चन खुद कह दे कि टोटल सेल्स पर देना ये भी, तो हम इसको भी टोटल सेल्स पर देंगे, क्योंकि ऐसे हमारे क्वेश्चन आए हुए हैं। हमें हर चीज में क्वेश्चन पे फोकस करना है। क्वेश्चन जो चीज बोलेगा वो हमारे लिए सबसे इंपॉर्टेंट होगी। ठीक है, तो यहाँ पर हमें दो तरीके के कमीशन दे दिया। एक कमीशन हमारे लिए कौन सा हो गया? नॉर्मल कमीशन। और दूसरा कमीशन हमारे लिए कौन सा हो गया? डेल क्रेडिटर कमीशन। ठीक है, तो चलिए, डेल क्रेडिटर कमीशन किस पे मिलता है? हमेशा ऑन क्रेडिट सेल्स। ऑन क्रेडिट सेल्स। पता है क्वेश्चन में क्रेडिट सेल्स कितनी? 2 लाख रुपीज। तो इस 2 लाख रुपीज के ऊपर हम उसको कमीशन देंगे 5%। ठीक है, तो बताइए 2 लाख का 5% कितना हो गया? 10,000 रुपीज। तो उसको 60,000 तो मिला ही मिला, उसको 10,000 और मिल गया। टोटल कमीशन उसका कितना हो गया? टोटल कमीशन उसका हो गया 70,000। आया समझ में? अब देखिए, दो चीजें हैं, ध्यान ध्यान से सुनिएगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है तब तो बेड डेप्स की जिम्मेदारी कंसाइनी की होगी, लेकिन अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाता तो ये लॉस किसका माना जाएगा? एक्स का माना जाएगा। आया समझ में? अब मैं आपको इसकी जनरलिटीज भी बताता हूँ, क्योंकि इसकी जनरलिटी समझना हमें बहुत जरूरी है। ठीक है, तो आपको नहीं लगता कि वाई के लिए एक तरीके से 30,000 रुपीज क्या हो गया? लॉस हो गया। हो गया लॉस। क्यों लॉस हुआ? क्योंकि उसने जिम्मेदारी ली थी। अगर पैसा डूब गया तो इसकी पूरी जिम्मेदारी मेरी होगी, बोला था उसने। हमने कहा ठीक है, तो अब लॉस एक्स का नहीं होगा, अब लॉस किसका होगा? वाई का होगा। समझ पा रहे हैं? तो अब अपन इसकी जनरल एंट्री समझते हैं। जनरल एंट्री समझना इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, तो इसको मैं उतार देता हूँ। आप एग्जाम्पल्स को साथ साथ में उतारते रहें। तो दो कंडीशंस आएगी जनरल एंट्रीज में, कि एक तो आएगी इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनर। ठीक है, और यहां लिख देते इन द बुक्स ऑफ कंसाइन। इन द बुक्स ऑफ कंसाइनी। मैं साथ में नाम भी लिख देता हूं, वाई और एक्स। अभी वाले एग्जाम्पल को अपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर दो कंडीशन आती है, या तो डेल क्रेडिटर कमीशन बेड डेप्स होने पर। ठीक है, ये किसके एंट्रीज बता रहा हूं मैं? ऑन बेड डेप्स। ऑन बेड डेप्स। बेड डेप्स होने पर अपन कमीशन की एंट्री देख रहे हैं। ठीक है, तो चलिए, सबसे फर्स्ट दो एंट्रीज होंगी इसके अंदर। दो कंडीशंस हो सकती है बेड डेप्थ होने पर, या तो उसको डेल क्रेडिटर कमीशन मिल रहा हो या उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिल रहा हो। ठीक है, पहले अपन बात करते हैं, अगर उसको डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं मिलेगा तो क्या होगा। ठीक है, यहां लिख देता हूं, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज नॉट गिवन। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा, ठीक है, तो सबसे पहले मैं किसकी बात कर रहा हूं? मैं बेड डेप्स की एंट्री की बात कर रहा हूं, प्लस हम कमीशन की एंट्रीज देख रहे हैं। ठीक है, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो ये क्या करेगा? उसको कमीशन देगा। ये कमीशन देगा तो क्या एंट्री करेगा? इसकी बुक में कमीशन की एंट्री हो जाएगी। इसके लिए खर्चा है, क्योंकि इसको कमीशन देना है, इसके लिए लॉस है। लॉस है तो कंसाइनमेंट को क्या करेगा? डेबिट करेगा। कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट। और टू में लिख देगा कमीशन किसको देना? वाई को। तो क्या लिख देगा? टू वाइज अकाउंट। वाई अकाउंट का मतलब यहाँ क्या हो गया? कंसाइनी। ठीक है, कितना कमीशन बना था? हम किसकी बात करें? डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा। पता है लास्ट एग्जांपल में अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाता तो क्या उसको जो 10,000 रुपए एक्स्ट्रा मिल रहे थे वो मिलते? नहीं। इस केस में सिर्फ उसको 6 लाख रुपए के ऊपर 10% कमीशन ही हम देंगे। तो हम एंट्री करेंगे इस केस में, क्या एंट्री हो जाएगी? 60,000 रुपीज। ठीक है, वो कंसाइनी क्या एंट्री करेगा? कमीशन की कंसाइनी एंट्री करेगा एक्स अकाउंट डेबिट। एक्स अकाउंट डेबिट, क्योंकि उसको कमीशन लेना है इससे। ठीक है, और टू में आ जाएगा टू कमीशन। टू कमीशन कितने का कमीशन? 60,000 का कमीशन लेना है। ये हमने किसकी एंट्री करी है? ये हमने फर्स्ट एंट्री कर दी कमीशन की। ठीक है, दूसरी, इसमें आप 1 और 2 लिख ले तो ज्यादा बेटर रहेगा। फर्स्ट कमीशन की। अब बताइए दूसरी बेड डेप्स की क्या एंट्री होगी? दो एंट्री होगी ना, एक तो कमीशन देने की, एक बेड डेप्स की। ठीक है, अभी तक हम क्या पढ़ रहे हैं? वापस सुनेगा, हम फर्स्ट पॉइंट पढ़ रहे हैं, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो क्या होगा। अब मुझे बताइए, जब डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो क्या बेड डेप्स की जिम्मेदारी वाई की होगी? नहीं। वाई क्या बोला? आप तो मुझे एडिशनल कमीशन दे ही नहीं रहे। तो इसकी बुक्स में बेड डेप्स की कोई एंट्री नहीं की जाएगी। तो बेड डेप्स होने पर यहां पर हो जाएगी नो एंट्री। क्यों हो जाएगी नो एंट्री? ये क्या बोलेगा? साहब बेड डेप्स मेरा नहीं है। समझ गए?
इसकी बुक में बेड डेप्थ होने पर क्या एंट्री होगी, अगेन बिजनेस का लॉस हो गया, लॉस होने पर ये क्या एंट्री करेगा, ये एंट्री कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देगा पता, वापस कंसाइनी का नाम लिख देगा टू वाइज अकाउंट। कितने का बेड डेप्थ हुआ, 30,000 रुपीज। तो मैंने आपको दोनों एंट्रीज बता दी। वापस ध्यान दीजिएगा, फर्स्ट पॉइंट ये चल रहा है अपने, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो पहले तो कमीशन की एंट्री क्या होगी, दूसरी बेड डेप्थ की एंट्री क्या होगी, ठीक है। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन नहीं दिया जाएगा तो कमीशन की एंट्री करेगा और ये एंट्री करेगा, बेड डेप्थ की वो कोई एंट्री नहीं करेगा, ठीक है। और ये क्या एंट्री करेगा, बेड डेप्थ की ये एंट्री कर देगा कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस है, और टू वाई, ठीक है, क्योंकि वाई का ट्रांजेक्शन था। तो यहां तक समझ में आया। अब दूसरी साइड भी चलते हैं, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाएगा तो क्या होगा, तो भी दो एंट्रीज होंगी, कमीशन की और बेड डेप्थ की, ठीक है। तो चलिए अब बात कर रहे हैं, इसको आप उतारते रहे साथ साथ में। इफ, यहां लिख देता हूं बी पॉइंट, इफ डेल क्रेडिटर, इफ डेल क्रेडिटर कमीशन इज गिवन, अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाएगा तो फर्स्ट एंट्री कमीशन देने की क्या एंट्री होगी, और सेकेंड एंट्री बेड डेप्स, बेड डेप्स डूबत ऋण, ठीक है। तो पहले अपन बात करते हैं कमीशन की। कमीशन की इसकी बुक में सेम एंट्री, क्योंकि कमीशन इसके लिए लॉस है, तो क्या एंट्री करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, क्योंकि लॉस होते ही कंसाइनमेंट को डेबिट करेगा, कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट, और टू में क्या लिख देगा, टू में लिख देगा कंसाइन यानी वाइज अकाउंट, ठीक है। उस एग्जांपल में अगर हम डेल क्रेडिटर कमीशन दे रहे थे तो टोटल कमीशन उसका कितना बन रहा था, उसका कमीशन बन रहा था 60,000 प्लस 10,000, टोटल कमीशन कितना हो गया 70,000, ठीक है। ये भी सेम एंट्री करेगा अपने बुक्स में, क्या एंट्री करेगा, कमीशन मिलने पर इसके लिए इनकम है और कमीशन किससे लेगा, एक्स से, तो ये एक्स को अपने एसेट्स बनाएगा यानी एक्स को डेबिट करेगा, तो एंट्री कर देगा एक्स अकाउंट डेबिट, और टू में क्या आ जाएगा, टू में आ जाएगा टू कमीशन, क्योंकि कमीशन इसके लिए क्या है, इनकम है, ठीक है। कितने का कमीशन, टोटली 70,000। तो आई होप यहां तक समझ में आया हो। बात करें बेड डेप्थ की। अब बताइएगा मुझे, इसको डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जा रहा है, देखिए दो सिचुएशन आती है वापस सुनेगा, या तो डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाएगा या नहीं दिया जाएगा। अगर डेल क्रेडिटर कमीशन दिया जाता है तो लाइबिलिटी इसकी होगी बेड डेप्थ की, और अगर नहीं दिया जाता है तो लाइबिलिटी इसकी होगी, ठीक है। अब हम बात करें कि अगर डेल क्रेडिटर कमीशन हम उसको देंगे तो हम क्या बोलेंगे, हम यानी एक्स, एक्स वाई को बोलेगा कि भाई जिम्मेदारी आपकी थी, पैसा डूब गया तो हमारा तो इससे कोई लेना देना नहीं होगा। समझ में आया, क्या एक्स एंट्री करेगा, एक्स कहेगा मुझे कोई मतलब नहीं, मुझे तो मेरे पूरे पैसे चाहिए। बेड डेप्थ होने पर अब एक्स कोई एंट्री नहीं करेगा, नो एंट्री, ठीक है। वाई क्या एंट्री करेगा, बेड डेप्थ होने पर वाई एंट्री करेगा, ध्यान से देखिएगा, क्या बेड डेप्थ होने पर आपको नहीं दिखता, ये अपने कमीशन को, ये पूरे कमीशन को पीएनएल में डालता है, क्या डालता है, पीएनएल में 70,000 रुपए, लेकिन ये कहता बेड डेप्थ हो गया तो वास्तव में इसने 70 कमाए क्या, नहीं, 70 में से 30,000 का तो लॉस ही हो गया इसके। तो क्या करता है, ये अपनी इस कमीशन को कम कर देता है, ठीक है। और वो जो बेड डेप्थ हुआ ना, उस बेड डेप्थ को यहाँ पर कमीशन से एडजस्ट कर लेता है, सेट ऑफ कर लेता है। तो ये अपने बुक्स में क्या एंट्री करेगा, कमीशन जब इसको मिलना चाहिए था तो कमीशन को डेबिट किया, सॉरी क्रेडिट किया, अब कमीशन कम कर रहा है तो कमीशन को वापस डेबिट कर देगा, तो एंट्री करेगा कमीशन अकाउंट डेबिट, क्या एंट्री करेगा, कमीशन अकाउंट डेबिट, और टू में ध्यान दीजिएगा लिख देगा टू डेटर्स, डेटर्स यानी कि यहाँ पर बेड डेप्स हो गए, कितने 30,000 का लॉस हुआ था तो 30,000 रुपए इसकी बुक्स में क्या हो जाएगा, डेटर्स कम हो जाएंगे, समझ गए। तो देखिए दोनों चीजें हो गई, डेटर्स से ये पैसे मांगता था तो डेटर्स को डेबिट करता है ये पैसे मांगने पर, ठीक है। और फिर जब वो पैसे नहीं देते तो उनको वापस क्रेडिट भी करना पड़ता है अपने को, तो बेड डेप्स को हम कहाँ डाल देते हैं, डेटर्स को कम कर देते हैं, और इस साइड से हम हमारे कमीशन को भी कम कर देते हैं, ठीक है। आई होप आपको समझ में आई होगी सारी एंट्रीज। तो ये हमारी दो तरीके की एंट्रीज होती है, बेड डेप्थ मिलने पर और डेल क्रेडिट कमीशन मिलने पर और डेल क्रेडिट कमीशन नहीं मिलने पर, ठीक है। फर्स्ट हमने देखी नहीं मिला तो उसको कमीशन एक्स्ट्रा नहीं दिया तो लॉस की लाइबिलिटी किसकी है, एक्स की है। लेकिन अगर उसको कमीशन मिलता है तो बेड डेप्थ लॉस की लाइबिलिटी किसकी होगी, वाई की, तो वाई एंट्री करेगा। अब एक्स कहेगा मुझे मतलब नहीं है, बेड डेप्थ मिला तो हुआ ही नहीं, मैंने तो तुझे एडिशनल क्या किया, कमीशन दिया। क्लियर हुआ पॉइंट। चलिए, तो देखिए हमें ही नहीं सोचना है कि सर इसको लॉस हुआ या प्रॉफिट, इनके बीच की डील होती है, हमें तो इनका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखना है कि अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होता है, जनरल एंट्रीज क्या क्या की जाती है और कमीशन कैलकुलेट कैसे किया जाता है, ठीक है।
तो चलिए अब अपन थर्ड कमीशन देखते हैं। थोड़ा लाइटिंग का इश्यू आ गया था इसलिए। थर्ड कमीशन की अगर बात करें, ओवर राइडिंग कमीशन, तो यहाँ तक तो आई थिंक आपको सब समझ में आया होगा। थर्ड कमीशन सिंपल सा कमीशन है वो भी, ठीक है। अब देखिए ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है। थर्ड ओवरराइडिंग ओवरराइडिंग कमीशन अधिभावी अधिभावी कमीशन। ओवरराइडिंग कमीशन का मतलब है, सेम एग्जांपल ले रहा हूं मैं, जो देखिए एक एग्जांपल से मैं आपको तीनों पॉइंट समझा रहा हूं इसलिए ताकि थोड़ी क्लियरिटी आए, ठीक है। फर्स्ट पॉइंट हमने समझा जब 5 लाख का माल उसने 6 लाख में बेच दिया था, ठीक है। फिर हमने पढ़ा कि अगर कुछ माल उधार में बेचता तो डेल क्रेडिट कमीशन दिया जाता है। और अब अपन पढ़ रहे हैं यहाँ पर कि ओवरराइडिंग कमीशन क्या होता है, ठीक है। समझिएगा इस चीज को। एक्स वाई को माल भेज रहा है, कितने का माल भेज रहा है? 5 लाख। इस 5 लाख को अपन बोलते हैं कॉस्ट। क्या बोलते हैं? कॉस्ट। ये माल जब एक्स वाई को बेचता है तो एक्स वाई को बोलता है कि ये माल आपको कितने में बेचना है, जिसे हम बोलते हैं इनवॉइस प्राइस, और हिंदी में इसे बोला जाता है बीजक मूल्य। क्या बोलते हैं हम? बीजक मूल्य। हमने उसको बोला कि भाई आप एक काम करो, 6 लाख में माल बेच देना। कितने माल बेच देना? 6 लाख में। ध्यान से सुना, बहुत अच्छा पॉइंट है। एक्स ने वाई को 5 लाख की कॉस्ट का माल भेजा और क्या बोला कि 6 लाख में इस माल को आप क्या कर देना? बेच देना। हम आपको कितना परसेंट कमीशन देंगे? हम आपको कमीशन देंगे इसके ऊपर, कमीशन हम आपको दे देंगे 10%, ठीक है। ये कौन सा कमीशन होता है? ये नॉर्मल कमीशन। फिर एक्स ने वाई को एक चीज और बोली। एक्स ने वाई को क्या चीज बोली? सुनिएगा अच्छे से। एक्स ने वाई को बोला कि देख, अगर तू इस माल को 5 लाख के माल को 6 लाख में बेचता है तब तो ठीक है, लेकिन अगर तू इस माल को 6 लाख से ऊपर में बेचेगा, ठीक है, यानी 6 लाख तक तो मैं तुझे कितना कमीशन दे रहा हूँ? 10% दे रहा हूँ। अगर इससे ऊपर तू जितने भी माल बेचेगा उस पर तेरे को मैं और कमीशन दूंगा। और मीन्स ओवर राइडिंग कमीशन, अधिभावी कमीशन। अधिक मूल्य पर जो बेचा जाएगा उसके ऊपर अधिभावी कमीशन मिलेगा। तो नेक्स्ट जो कमीशन हो जाएगा इसके ऊपर, किसके ऊपर? कि जो माल इनवॉइस प्राइस से जितने ऊपर पर बेचा जाएगा उस पर एक्स्ट्रा जो कमीशन मिलता है, इट इज कॉल्ड ओवरराइडिंग कमीशन, ठीक है। तो देखिए इसने क्या बोला, 6 लाख रुपए तक माल बेच रहा है, इनवॉइस प्राइस कितनी? 6 लाख, वहां तक तो 10% कमीशन मिलेगा। अगर तू एक्स्ट्रा सेल करेगा तो तेरे को और कमीशन मिलेगा। सपोज कीजिए 5, ये भी 10% कर लेते हैं। रेट फिक्स होती है, ठीक है, सॉरी फिक्स नहीं होती है, डिसाइड करता है दोनों पार्टीज के ऊपर। तो कमीशन जो है ये कौन सा कमीशन हो गया मान लिए? ओवरराइडिंग कमीशन। 10% किस पर मिलता है? हमेशा एक्स्ट्रा सेल्स के ऊपर। एक्स्ट्रा सेल्स क्या होती है? 6 लाख से ऊपर जितने में बेचेगा तुझे इसके ऊपर और कमीशन मिलेगा। ऐसा किसने कहा? एक्स ने। किसको? वाई को, ठीक है। तो आई होप यहां तक आपको पॉइंट क्लियर होगा। अब मैं आपको क्वेश्चन में कह रहा हूं, एक्स ने वास्तव में माल जो बेचा ना, वो कितने में बेच दिया? एक्स ने वास्तव में माल बेच दिया 7 लाख रुपए में। अब देखिए 5 लाख की कॉस्ट थी, 6 लाख इनवॉइस प्राइस थी, क्या आप इतने में बेच सकते हो? इससे ऊपर जितने में बेचा वो कौन सी प्राइस हो गई? सेल वैल्यू यानी विक्रय मूल्य। उसने वास्तव में कितने पे माल बेच दिया? 7 लाख रुपए में, ठीक है। अब हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन में कि इसको जो कमीशन मिलेगा वो कैसे मिलेगा। हमें क्वेश्चन में कैलकुलेशन करनी है किसकी? कमीशन की। तो यहाँ पर दो तरीके के कमीशन आ गए। पहला कमीशन हो गया हमारे पास में नॉर्मल कमीशन। नॉर्मल कमीशन, नॉर्मल कमीशन किसके ऊपर मिलता है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर। ये ध्यान दीजिएगा, इनवॉइस प्राइस ये है, ठीक है। तो इसने क्या बोला, ये 10% नॉर्मल कमीशन किस पर है? इनवॉइस प्राइस के ऊपर, ठीक है। इनवॉइस प्राइस से ऊपर जितने में बेचेगा इसके ऊपर उसको एक्स्ट्रा कमीशन मिलेगा। तो नॉर्मल कमीशन देखिए 6 लाख, 6 लाख का 10% कितना हो गया? 60,000। ये तो एक नॉर्मल कमीशन। फिर हम बात करते हैं अगर ओवरराइडिंग कमीशन की, अधिभावी कमीशन की। तो अधिभावी कमीशन क्या होगा? कितने ज्यादा में बेचा? देखिए ध्यान से, 6 लाख में बेचना चाहिए था, इसने 7 में बेचा। कई बच्चे पता कॉस्ट से कंपेयर कर लेते हैं, कॉस्ट से कंपेयर नहीं करना। इनवॉइस प्राइस और सेल प्राइस का जो डिफरेंस है ना, वो देखना है कि 6 लाख में इसको बेचना चाहिए था, इसने कितने बेचा? 7 लाख में, तो इसने 1 लाख ज्यादा में बेचा। तो जो 1 लाख ज्यादा में उसने माल बेचा है, 7 लाख माइनस 6 लाख, ठीक है, 1 लाख आ जाएगा। उसका कितना परसेंट? 10%। कितना हो जाएगा? 10,000। तो टोटल कमीशन इसको कितना हो गया? 70,000।
समझ गए? तो बहुत अच्छा पॉइंट था ये। कोई डाउट यहाँ तक? कोई डाउट नहीं है? चलिए, तो देखिए ये हमारे पास तीन तरीके के कमीशंस थे। बहुत इजी है कमीशन की कैलकुलेशन करना। अच्छा, इसमें जनरल एंट्रीज क्या होगी? इसमें सिर्फ एक ही एंट्री होगी कमीशन की, और कमीशन की सेम एंट्री रहती है, ठीक है, जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ रखी थी। एक्स की बुक में हो जाएगी कमीशन के लिए लॉस है तो कंसाइनमेंट अकाउंट डेबिट टू वाई को देना है, और वाई लिख देगा एक्स से लेना, तो एक्स अकाउंट डेबिट टू वाई की इनकम है टू कमीशन, ठीक है। ये सिंपल सी एंट्रीज होती है। तो आई होप कि यहाँ तक आपको समझ में आया होगा। अब अपन आगे चलते हैं। अब अपने को कैलकुलेशंस करनी है किसकी? अनसोल्ड स्टॉक की, ठीक है। चलिए मैं मिटा देता हूँ इसको। कोई भी डाउट हो तो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ठीक है। विद इन वन डे आपको इसका आंसर मिलेगा अगर आप हमें कमेंट करते हैं कोई भी डाउट होने पर। अब बात करते हैं अनसोल्ड स्टॉक की। कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, हिंदी में इसको कहेंगे बिना बिके माल का मूल्यांकन, ठीक है। अब देखिए कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालेंगे अपन। चलिए कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक कैसे निकालते हैं समझिएगा। इसके ऊपर पहले तो अनसोल्ड स्टॉक होता क्या है। एक्स ने वाई को माल बेचा, एक्स ने वाई को माल बेचा, ठीक है, 10 लाख रुपए का, और बोला माल बेच देना। साल के एंड में हो सकता है कुछ माल बचा हुआ रह जाए, जैसे सपोज कीजिए 2 लाख रुपए का माल क्या है, बचा हुआ रह गया, ठीक है। तो ये जो बचा हुआ माल होता है इसको अपन क्या बोलते हैं? अनसोल्ड स्टॉक। अच्छा, बचा हुआ कैसे रहेगा? साल के अंत में बुक्स बंद करेंगे, और बुक्स बंद करेंगे तो उस टाइम उनको प्रॉफिट एंड लॉस की कैलकुलेशन करनी पड़ेगी। तो जब ये प्रॉफिट एंड लॉस निकाल रहे होते हैं साल के अंत में, जब बुक्स बंद करते हैं, उस टाइम हम देखते हैं कि हमारे पास में, किसके पास? कंसाइनी के पास में कितने का माल बचा हुआ रह गया, ठीक है। अब देखिए ये जो 2 लाख ना, ये आया कैसे? इसके हमें कैलकुलेशन करनी पड़ती है। इस चैप्टर में थोड़ी सी कैलकुलेशन, जैसे कमीशन की कैलकुलेशन हो गई है ना, उसी तरीके से अनसोल्ड स्टॉक की कैलकुलेशन है। आगे जाके हम पढ़ेंगे एक अबनॉर्मल लॉस भी आएगा। तो इस चैप्टर में थोड़ी कैलकुलेशन ज्यादा है, लेकिन इजी कैलकुलेशन है। थोड़ा सा अगर हल्का सा दिमाग आप इस पे अप्लाई करते हैं तो इजीली समझ में आता है, ठीक है। तो हम ये जो इसकी कैलकुलेशन करेंगे, कैसे करते हैं कैलकुलेशन समझिएगा। इसका एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है? कैलकुलेशन ऑफ अनसोल्ड स्टॉक निकालने का एक फॉर्मूला है। अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू, क्या फॉर्मूला? ध्यान से देखिएगा। टोटल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, ठीक है। ये क्या हो गई? कुल लागत। इसको शॉर्ट कर सकते हैं आप, ठीक है। मैं यहां से लिख देता हूं। अनसोल्ड स्टॉक निकालना, इसका फॉर्मूला हो जाएगा अनसोल्ड स्टॉक इज इक्वल्स टू टोटल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक डिवाइड बाय, डिवाइड में अपने को क्या लेना है? डिवाइड में अपने को लेना है टोटल यूनिट्स, टोटल यूनिट, और मल्टीप्लाई करना अपने को अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, ठीक है। तो देखिए क्या फॉर्मूला बना हमारा? टोटल कॉस्ट ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड स्टॉक की कुल लागत, अगर इसे हिंदी में लिखें तो कुल लागत, ठीक है। और यहां कुल इकाई, कुल इकाई, और ये क्या हो जाएगा? बिना बिकी, बिना बिके माल की इकाइयां। मैं आपको बोलूंगा इसको जब आप सोल्व करें तो इंग्लिश में लिखे, ज्यादा बेटर होता है, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट अपॉन टोटल यूनिट मल्टीप्लाई अनसोल्ड स्टॉक यूनिट, तो सिंपल सा फॉर्मूला है। अब यहां पर अपन को एक चीज कैलकुलेट करनी है पड़ती है, ये टोटल कॉस्ट हम कैसे निकालते हैं। तो टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला सिंपल है। टोटल कॉस्ट, पहली चीज तो समझिए टोटल कॉस्ट होता है क्या। मैंने अगर 5 लाख में माल खरीदा, मैं उसको 6 लाख में बेच रहा हूं, तो ये माल आपको कितने में पड़ा? तो ये माल क्या मुझे 5 लाख में पड़ा? ध्यान दीजिएगा, 5 लाख के अलावा भी कुछ और खर्चे होते हैं जो मैंने किए होंगे इस माल को खरीदने और बेचने के ऊपर। जैसे मैंने 10,000 पे गाड़ी भाड़ा दिया होगा, कैरिज दिया होगा, ठीक है, मैंने फ्रेट पे किया होगा। इसके अलावा हो सकता है मैंने 1-2 मजदूरों को लगाया होगा तो उनको कुछ वेजेस पे करी होगी। तो क्या ये खर्चे हमारी लागत नहीं है? ये खर्चे भी तो हमारी लागत होती है। तो हम जब गुड्स की कॉस्ट कैलकुलेट करते हैं, जब माल की लागत की गणना करते हैं, तो उसके अंदर सारे खर्चे अपने को देखने पड़ते हैं, ठीक है। तो अब इसलिए हम देखते हैं कि टोटल कॉस्ट एक्चुअली में कैलकुलेट कैसे की जाती है। टोटल कॉस्ट कैलकुलेट हम जब करेंगे तो इसके अंदर देखिए
बाकी तो आपको कुछ कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये आपको क्वेश्चन में गिवन होगा। क्या होगा? गिवन होगा। ये भी आपको क्वेश्चन में गिवन होगा कि साल के एंड में कितने यूनिट्स आपके पास बची रही, लेकिन हमें निकालना जो पड़ेगा टोटल कॉस्ट कैलकुलेट करनी पड़ेगी। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला क्या होता है समझिएगा अच्छे से। टोटल कॉस्ट का फॉर्मूला होगा गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट, ठीक है, यानी प्रेषण पर भेजा गया माल, प्रेषण पर भेजा गया माल, कितने का माल हमने भेजा है, कहां पर? कंसाइनमेंट पर, ठीक है। उसमें हम ऐड करेंगे, यहां पर क्या ऐड करेंगे? हम ऐड करेंगे एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर यानी कि प्रेषक के व्यय, ठीक है। हम इसी में ऐड और करेंगे, क्या ऐड करेंगे? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनी, प्रेषणी के अनावर्ती व्यय, ठीक है। ये तीन चीजें जब आप कैलकुलेट कर लोगे तो ये जो अमाउंट आएगा इसी को अपन बोलेंगे टोटल कॉस्ट। समझ गए? तो सिंपल सी चीज है, टोटल कॉस्ट कैसे निकालना अपने को। वापस देखिए, कितने का माल भेजा गया है, ठीक है, उसमें ऐड करना है एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर ने उस माल के ऊपर और कितने का खर्चा किया, और यहाँ पर ऐड करना नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर। अब यहाँ पर एक पॉइंट और है, पॉइंट ये है कि सर ये क्या लिख दिया नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ये क्या होता है? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस होते हैं जो माल को, गुड्स को माल गोडाउन तक पहुंचने तक, वापस सुनेगा, जो गुड्स को, माल को गोडाउन तक पहुंचने तक के खर्चे जो किए जाते हैं वो सारे खर्चे हमारे अनावर्ती व्यय या फिर नॉन रिकरिंग एक्सपेंस कहलाते हैं। या इसको दूसरे तरीके से समझे तो ऐसे एक्सपेंस जो रोज रोज नहीं किए जाते, रिकरिंग नहीं होते। रिकरिंग का मतलब समझते हो? जो डेली नहीं किए जाते, कभी कभार किए जाने वाले जो खर्चे होते हैं, इसको अपन क्या बोलते हैं? प्रेषणी के व्यय, सॉरी अनावर्ती प्रकृति के व्यय। तो यहाँ पे पॉइंट क्लियर है। जैसे इसमें अगर एग्जाम्पल लिया जाए, एक्स ने वाई को माल भेजा, वाई ने माल को रिसीव करने के लिए गाड़ी भाड़ा पे किया, यानी माल वहां से इसके गोडाउन तक चलकर आया, ठीक है। तो गोडाउन तक जो माल आया तो उसके लिए आपने गाड़ी भाड़ा पे किया होगा, टैक्सी वगैरह मंगवाई होगी या बस में माल आया होगा, जिस तरीके से ट्रांसपोर्टेशन का जो खर्चा लगा होगा वो भी क्या होता है, अभी तक माल गोडाउन में पहुंचा नहीं है, इससे पहले पहले जो भी खर्चे किए जाते हैं उन खर्चों को अपन क्या बोलते हैं? नॉन रिकरिंग, ठीक है। तो इस चीज को याद रखिएगा, नॉन रिकरिंग बच्चे भूल जाते हैं। नॉन रिकरिंग मीन्स वो एक्सपेंस जो माल को गोडाउन तक पहुंचने तक किए जाए, उसके बाद के खर्चे नहीं आएंगे। जैसे बताइए गोडाउन का रेंट, गोडाउन रेंट तो डेली बेसिस पे किया जाता है, ठीक है, और माल गोदाम में पहुंच जाता है उसके बाद हम रेंट पे करते हैं, है ना। तो ये जो एक्सपेंस होते हैं जो रिकरिंग नेचर के होते हैं, डेली किए जाते हैं, सॉरी रूटीन में किए जाते हैं, वो सारे एक्सपेंस हमारे कौन से हो जाते हैं? रिकरिंग, ठीक है। तो हमें कौन से एक्सपेंस लेने हैं? इन शॉर्ट याद रखिए, माल को गोडाउन तक पहुंचने तक के जो खर्चे होते हैं वो सारे कौन से होते हैं? नॉन रिकरिंग एक्सपेंस, ठीक है। तो ये हमारे पास में कंप्लीटली क्या है? फॉर्मूला है। मैं आपको एक एग्जांपल लेता हूं और उस एग्जांपल से कंप्लीटली मैं आपको समझाता हूं ये पूरा क्वेश्चन, ठीक है। मैं इधर एग्जांपल फ्रेम कर लेता हूं ताकि फॉर्मूलाज हमारे पास में लिखे हुए हैं। एक्स ने वाई को गुड्स भेजा, एक्स ने वाई को गुड्स भेजा 10 लाख रुपए का, ठीक है। नाम चेंज करते चलो, आप एक्स वाई से बोर हो गए होंगे। ए ने बी को माल भेजा, कितने का? 10 लाख का। माल भेजने पर ए पेड, या फिर लिख देते हैं फ्रेट पेड बाई ए। अच्छा, ये जो माल था ना इसमें 10,000 यूनिट्स थी, 10,000 यूनिट एट द रेट ऑफ 100, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ? ये पॉइंट बहुत अच्छा है। 10,000 यूनिट्स भेजी इसने, ठीक है। सपोज कीजिए कोई बैग थे 10,000 जिसमें कुछ माल था, 10,000 बैग थे, एक बैग कितने रुपए का था? 100 रुपीज का था। तो हमारे पास, इनके पास टोटल माल कितने का पहुंच गया? 10 लाख रुपए का, ठीक है। 10,000 मल्टीप्लाई 100 कितने का हो गया? 10 लाख का। फिर मैंने कहा फ्रेट पेड बाई ए ने कुछ खर्चा किया, सपोज कीजिए 20,000 रुपए, ठीक है। फ्रेट पेड बाय बी, फ्रेट पेड बाय बी, बी ने 10,000 का फ्रेट पे किया, ठीक है। अच्छा, गोडाउन रेंट, सारे पॉइंट लिख देता हूं ताकि एक बार में समझ में आ जाए। गोडाउन रेंट पेड बाय बी, बी ने 50,000 का गोडाउन रेंट पे किया, ठीक है।
गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड, गुड्स सोल्ड बाय बी, बी ने जो माल बेचा, बी ने 9,500 यूनिट सेल कर दी, ठीक है, एट द रेट ऑफ 150 ईच, 150 ईच। अब ध्यान से देखिए इस क्वेश्चन को, ठीक है, सबको समझ में आ रहा है? इस क्वेश्चन के बेस पे हमें क्या निकालना, हमें अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करना, हमें ये देखना है कि अनसोल्ड स्टॉक कितने का बचा साल के एंड में, अनसोल्ड स्टॉक कितने का बचा, ये हमें क्या करना है, कैलकुलेट करना है, ठीक है। अब देखिए इस क्वेश्चन में ए ने बी को 10,000 इकाइयां, 10,000 यूनिट भेजी, एक यूनिट 100 रुपए की, तो टोटल कितनी हो गई, यानी अगर 10,000 को मैं मल्टीप्लाई कर दूं 100 से, तो देखिए टोटल 10 लाख का माल हो गया, ठीक है। ये माल किसने भेजा, ए ने बी। ए ने कुछ खर्चा किया 20,000 रुपए। ध्यान दीजिएगा जब हम कैलकुलेशंस करेंगे तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट लेंगे सबसे पहले, तो गुड्स सेंट ऑन कंसाइनमेंट कितने का, 10 लाख रुपए का माल भेजा गया। फिर हम ऐड करेंगे एक्सपेंस बाय कंसाइनर, कंसाइनर के तो सारे खर्चे ले लेने, देखना ही नहीं है कौन सा रिकरिंग है कौन सा नॉन रिकरिंग है, यानी उसने तो कंसाइनर ने जो भी एक्सपेंस किया होगा वो हम सब मान के चलते नॉन रिकरिंग के होते हैं, ठीक है। फिर देखते हैं कंसाइनी के एक्सपेंस, कंसाइनी के सिर्फ वो एक्सपेंस लेने होते हैं जो नॉन रिकरिंग होते हैं, नॉन रिकरिंग मींस गोडाउन में पहुंचने तक के एक्सपेंस जो होते हैं वो, क्या ये एक्सपेंस गोडाउन में पहुंचने तक का है, यस। फ्रेट यानी गाड़ी भाड़ा कब पे करते हैं, रास्ते में पे किया जाता है, ठीक है। फ्रेट का मतलब समझना, गाड़ी भाड़ा, गाड़ी भाड़ा, ठीक है। और रेंट क्या होता है, किराया, सिंपल। तो इसके तो सारे एक्सपेंस ले लेने अपने को। अब हमें क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है, 10,000 में से 9,500 यूनिट तो बेच दी इसने, तो कितनी यूनिट्स बच गई, 500 यूनिट्स बच गई। इन 500 यूनिट्स की अपने को क्या करनी है, रेट कैलकुलेट करनी है। तो आ जाते हैं क्वेश्चन में। तो देखिए फॉर्मूला आपके सामने, फॉर्मूला पहले पुट करते हैं। फॉर्मूला में क्या क्या चाहिए, टोटल कॉस्ट पता नहीं है, अभी निकाल लेंगे, ठीक है। टोटल यूनिट्स कितनी थी वो हमें मालूम है, बताइए टोटल यूनिट्स कितनी थी यहाँ पर, 10,000। टोटल इकाइयां कितनी थी, 10,000 जो उसने भेजी थी, ठीक है। और मल्टीप्लाई किससे करना है, अनसोल्ड स्टॉक यूनिट्स कितनी बच गई, साल के एंड में बच गई हमारे पास में 500। कैसे बची 500, 10,000 उसने भेजी, 10,000 में से 9,500 क्या हो गई, सेल हो गई, तो हमारे पास बची कितनी, 500 बची, ठीक है। इससे मल्टीप्लाई करना। अब एक चीज निकालनी अपने को, देखिए क्या, कॉस्ट। तो मैंने कहा था ना क्वेश्चन में ये चीजें आपको हमेशा दे रखी होगी, सिर्फ कॉन्सेंट्रेट कहाँ करना होगा, टोटल कॉस्ट के अंदर। चलिए टोटल कॉस्ट हम यहां से कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या कहता है, देखिए टोटल कॉस्ट का, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट, बताइए जरा कितने का माल भेजा गया था, गुड सेंट ऑन कंसाइनमेंट 10,000 का, यहां आ जाएगा 10,000, ठीक है। फिर अपन इसमें ऐड करेंगे एक्सपेंस, एक्सपेंस बाय कंसाइनर के 20,000, 20,000 ऐड कर दीजिए, ठीक है। एक नॉन रिकरिंग एक्सपेंस बाय कंसाइनर, ध्यान देना ये नॉन रिकरिंग है, गोडाउन में पहुंचने से पहले पहले किया गया है, तो 10,000 तो ये आ जाएगा। लेकिन क्या 50,000 आएगा, नो, क्यों नहीं आएगा 50,000, क्योंकि गोडाउन का रेंट जो होता है वो रिकरिंग होता है, ठीक है। हम हर मंथली पे करते हैं, तो रिकरिंग हो गया, यानी कि आवर्ती प्रकृति का हो गया। आवर्ती मतलब समझते, कंटिन्यूस जो पे किया जाता है, ठीक है। हम मंथली या 3 मंथली इस तरीके से जो अपन पे करते हैं वो क्या हो जाता है, रिकरिंग हो जाता है, ठीक है। हमें यहाँ पर कौन सा एक्सपेंस लेना है, नॉन रिकरिंग। तो क्या हम कह सकते हैं टोटल ये जो माल था ये कितने का पड़ गया, 10,30,000। तो टोटल कॉस्ट जो हो गई हमारी कितनी होगी, 10,30,000। ये हमारी टोटल कॉस्ट है। हमें कैलकुलेशंस करनी है अनसोल्ड स्टॉक की, तो बस निकाल सकते हैं आंसर, 10,30,000 डिवाइड बाय 10,000 मल्टीप्लाई 500। तो जो भी हमारे आंसर आता है, जिस 2 जीरो से 2 जीरो काट दें, 5 से कट जाएगा, 2 टाइम्स 20, 2 का 1, 5, 1, 5, 0, 51,500 रुपए। ये हमारी क्या आ जाएगी, इसकी कॉस्ट आ जाएगी। किस माल की कॉस्ट आ जाएगी, 500 यूनिट्स की। समझ रहे हैं आप? तो सिंपल है क्वेश्चन। वापस देखिए कुछ भी नहीं इसके अंदर, सबसे पहले अपने को फॉर्मूला पुट करना है ये वाला, ठीक है। इस फॉर्मूले को पुट करने के लिए अब इसको अच्छे से लिख लेना है ना, अनसोल्ड स्टॉक यूनिट होगा। इसको लिखने के लिए हमें टोटल कॉस्ट चाहिए। ये क्वेश्चन में गिवन होता है, ये क्वेश्चन में गिवन होता है, टोटल कॉस्ट हम ऐसे निकालते हैं। अब ध्यान से सुनिएगा, ये हमारा अनसोल्ड स्टॉक तो निकल गया। अनसोल्ड स्टॉक भी हमारे इस चैप्टर में 2 तरीके से निकाले गए। एक तो हम कॉस्ट के बेसिस पे निकालते हैं, एक हम इनवॉइस के बेसिस पे निकालते हैं। जब तक क्वेश्चन नहीं कहे कुछ भी, हम कॉस्ट के बेसिस पे ही कैलकुलेट करते हैं, जो मैंने आपको समझाया है, ठीक है। तो जब इनवॉइस वाला आएगा तो मैं आपको उस टाइम भी समझाऊंगा इनवॉइस में किस तरीके से हम अनसोल्ड स्टॉक कैलकुलेट करते हैं। फिलहाल हमारे काफी क्वेश्चन इससे हो जाएंगे, वो जब आएगा तब अपन इसको और क्लियर कर लेंगे, ठीक है।
तो आपके आज की क्लास यहीं पे फिनिश करते हैं। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम आएंगे जब आपके पूरे कमीशन जो भी हैं, अलग अलग तरीके के कमीशन भी साथ में होंगे, जब हम कैलकुलेशंस भी करेंगे। तो यहाँ तक आप अच्छे से रीड करके बैठे, ठीक है। थैंक यू। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिए, प्लस जो भी आपके फ्रेंड्स है 12th क्लास के अंदर उन सबको ये क्लास भेजिए ताकि उनको भी इसका बेनिफिट मिल सके, ठीक है। थैंक यू।